तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची अपने पास से ड्रैगन कोर को निकालता है और उसे भी बेचने की कोशिश करता है। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है मैं अपने एल्डर को बुलाता हूँ। तो एल्डर पो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आकर वो उस ड्रैगन कोर को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो ज़ाओची से उसका नाम पूछते हैं। ज़ाओची गुस्से के साथ से कहता है तुम लोगों ने कब से अपने कस्टमर्स का नाम पूछना शुरू कर दिया। और उसी वक्त ज़ाओची की बॉडी से उसका किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। ये देखकर एल्डर पो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ठीक है मैं समझ गया, मैं तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा। मेरा ऐसा कोई भी बुरा इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए आपका नाम जानना चाहता था क्योंकि आप एक महान वॉरियर हैं। अगर आपने एक रियल ड्रैगन को मार दिया है जो कि अपनी एम्परर स्टेज पर था और उसके ड्रैगन कोर को निकाला है तो इसका मतलब आप एक पियरलेस वॉरियर हैं। फिर साथ ही एल्डर पो से कहते हैं मिस्टिक कोर्स होती है जो कि ऐसे बीस्ट की बॉडी से निकाली गई हो जो कि अपने एम्परर रैंक पर हो, वो सभी की सभी बहुत ज्यादा कीमती होती है, एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीज है। इस तरह के मिस्टिक कोर्स 100 साल या 50 साल के बाद ही किसी को दिखाई देती है क्योंकि एम्परर लेवल के बीस्ट को मारना पॉसिबल नहीं है और कोई ऐसा होता है जो किसी एम्परर लेवल के बीस्ट को मार पाता है। मैं इसीलिए ये सब कुछ देखकर इतना हैरान हुआ हूँ कि आप यहाँ पर इतना कीमती ट्रेजर लेकर आए हैं हमें बेचने के लिए। एल्डर पो हमारे ज़ाओची से कहते हैं एस्टीम कस्टमर, ये वाली चीज बहुत ज्यादा महंगी है, हम इस ड्रैगन कोर को खरीद नहीं सकते। अगर मैं अपने पूरे के पूरे ब्लैक मून गिल्ड को भी बेच दूं और इससे जो पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे भी आपको ऑफर करूँ तब भी कम होंगे, इसलिए मैं इसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ज़ाओची उसे कहता है लेकिन ये चीज मेरे लिए बेकार है, इसी वजह से मैं इसको बेच रहा हूँ। एल्डर पो की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये बंदा आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका लेवल कितना ज्यादा हाई है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये ड्रैगन कोर इसके लिए बेकार है, हालांकि ड्रैगन कोर बहुत ही पावरफुल चीज है। हमारा ज़ाओची उस ड्रैगन कोर को उठा लेता है और वापस से अपनी जेब में रख लेता है। वो उसे कहता है अगर तुम इसकी कीमत नहीं दे सकते तो इसका मतलब तुम इसको खरीद नहीं सकते, मैं इसे वापस रख रहा हूँ। जाने से पहले ज़ाओची उस एल्डर पो से पूछता है क्या तुम्हें सीकोंग के बारे में पता है। एल्डर पो की बात सुनने के बाद कहते हैं मुझे यहाँ पर याद है कि हमारे इस पूरे न्यू मून सिटी में सिर्फ एक ही सीकोंग नाम का बंदा है। यहाँ पर एक सेक्टर है जिसका नाम न्यू मून मिस्टिक पैलेस है, तो वहाँ का एक ग्रेट एल्डर है। वो बंदा काफी ज्यादा अच्छा है और इसकी अथॉरिटी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है क्योंकि वो न्यू मून सिटी में न्यू मून सेक्टर का एक एल्डर है, इसी वजह से उसके कोई रिलेटिव है। जबकि ज़ाओची इस बात से खुश होता है कि उसने सीकोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। वो खुश होकर वहाँ से चल पड़ता है, आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। जबकि एल्डर पो से कह रहे होते हैं एस्टीम कस्टमर, अगर दोबारा आपको कोई बिजनेस करना हो तो प्लीज हमारी दुकान पर ही आइएगा। एल्डर पो सोच रहे होते हैं ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, थोड़ी कम करता है लेकिन जितनी भी करता है काम की करता है। हमारा ज़ाओची जब चलता हुआ उस शॉप से बाहर निकल रहा होता है उसी वक्त मोली उसे कहती है प्लीज अभी यहीं पर रुको, इस शॉपकीपर के पास एक बहुत ही अच्छी ड्रेस है, मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए। यहीं पर शॉपकीपर के पीछे एक ड्रेस को दिखाते हैं, एक रेड कलर की ड्रेस होती है। ज़ाओची उसे कहता है तुम्हें पहले ये बात बतानी चाहिए थी, मैं उसके सामने अपने एटीट्यूड के साथ बात करके बात को खत्म करके वापस की तरफ मुड़ रहा हूँ। अगर मैं वापस से उसी के पास ही जाऊंगा तो मेरी तो काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी कि मैं अपनी बात खत्म करने के बाद वापस उसके पास क्या करने के लिए आया हूँ। मोली उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जाओ और जाकर उससे वो वाली ड्रेस खरीद कर दो। ज़ाओची थोड़ी दूर जाने के बाद वापस पीछे की तरफ मुड़ता है। एल्डर पो भी काफी हैरान होते हैं कि अब ये वापस क्यों आ रहा है। तो ज़ाओची उसके पास वापस आने के बाद कहता है मुझे वो ड्रेस चाहिए। एल्डर पो जल्दी से उस ड्रेस की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। वो उसे कहते हैं कस्टमर, इस ड्रेस का नाम स्मोकी रेड फेरी ड्रेस है। ये वाली स्पेशल ड्रेस ऐसी लड़कियों के लिए बनाई गई है जिनकी उम्र 14 साल से कम हो। हालांकि ये ड्रेस काफी छोटी है लेकिन इसका डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये वाली ड्रेस खरीदनी चाहिए क्योंकि ये आपकी वाइफ को पूरी नहीं आएगी। कि हमारा ज़ाओची बड़ा ही स्ट्रेट फेस रखते हुए कहता है नहीं, ये ड्रेस मेरी वाइफ के लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी के लिए है। मोली उसकी बेटी वाली बात सुनने के साथ ही गुस्सा हो जाती है और उसे गालियां दे रही होती है। एल्डर पो ज़ाओची को उस ड्रेस की खासियत के बारे में बता रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं वो ह्यूमनली स्नो सिल्क वर्म के सिल्क के साथ बनाया गया इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसके अलावा इसके ऊपर पूरे 81 पीसेस लगाए गए हैं, वो भी ब्लड जेम के, इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। ज़ाओची सोच रहा होता है आखिर एक ड्रेस के ऊपर कौन ब्लड जेम लगाता है, वो भी इतने ज्यादा, और इसको ह्यूमनली सिल्क से किसने बनाया, इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस बनाने का क्या फायदा। ज़ाओची ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि मैंने अभी अभी यहाँ से काफी सारे पैसे कमाए हैं, अगर मैं इस ड्रेस को खरीदूंगा तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा क्योंकि जितना इस मर्चेंट ने इसकी तारीफ कर दी है मुझे लगता है कि ये वाली ड्रेस ये मुझे बहुत ज्यादा महंगी देने वाला है। ज़ाओची कहता है तो क्या मुझे यहाँ पर इससे डिस्काउंट मांगना चाहिए, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो एल्डर पो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एल्डर पो भी ज़ाओची की तरफ ही देख रहे होते हैं। वो जल्दी से उस ड्रेस को हैंगर के ऊपर से उतारते हैं और ज़ाओची से कहते हैं एस्टीम कस्टमर, क्योंकि तुमने यहाँ पर हमें काफी कुछ बेचा है, तुम हमारे सबसे स्पेशल कस्टमर हो, इसी वजह से ये वाली ड्रेस मैं तुम्हें फ्री देता हूँ, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, प्लीज इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करें और आइंदा भी हमारी शॉप पर चीजें बेचने और खरीदने के लिए आना। ज़ाओची तो इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है लेकिन वो शो नहीं करवा रहा। वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ड्रेस ले लेता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें याद रखूंगा, अगली बार भी मैं तुम्हारी शॉप के ऊपर ही आऊंगा। ज़ाओची वो ड्रेस लेकर वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद छोटा शॉपकीपर एल्डर पो से कहता
कहता है एल्डर पो, मैंने इससे पहले कभी न्यू मून सिटी में इस तरह के मास्टर के बारे में नहीं सुना। साथ ही मैंने इसकी स्ट्रेंथ को भी चेक किया था। जब ये यहाँ पर एंटर हुआ था तब इसकी स्ट्रेंथ मिस्टिक राम के फर्स्ट लेवल पर थी, यानी कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एल्डर पो से कहते हैं तुम अभी बहुत ज्यादा यंग हो, इसी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इस बंदे के पास जो ड्रैगन कोर थी वो एक रियल ड्रैगन की थी। अगर इसने एक एम्परर लेवल के ड्रैगन को मारा है, इसके लिए अपनी स्ट्रेंथ को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। इसी वजह से तुम उसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाले किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं कर पाए। बॉडी के अंदर से जितना ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था, मुझे लगता है कि उसने कम से कम 1 मिलियन लोगों की जान ली है, यानी 10 लाख लोगों की जान ली होगी, जाकर उसकी बॉडी से इतना ज्यादा डेंस हो रहा निकल पा रहा है। ये बात सुनते ही वो छोटा शॉपकीपर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में वो इतना ज्यादा खतरनाक बंदा था। जाओची शॉप से जब बाहर आता है तो मोली काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर मुझे अपनी बेटी कहने की। जाओची उसे कहता है मास्टर क्या तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पर उसे बताता कि ये ड्रेस मेरी मास्टर के लिए। वो भी हैरान हो जाता है कि मेरी मास्टर मुझसे भी छोटी है, इसी वजह से मैंने उसे कह दिया कि ये मेरी बेटी के लिए है। मोली उसे कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरी पसंद की ड्रेस मिल गई है, इसी वजह से। मोली उसे कहती है लेकिन तुमने उस शॉपकीपर को अपने पास से ड्रैगन कोर दिखा दी, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि वो लोग तुम्हारे पीछे लोगों को बेच सकते हैं ताकि तुमसे ड्रैगन कोर को छीना जा सके। जाओची उसे कहता है नहीं, वो किसी को भी यहाँ पर नहीं भेजेंगे। उन्हें पता है कि मेरे पास ड्रैगन कोर है और मैंने किसी ड्रैगन को मारकर इसको हासिल किया है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मोली जाओची की बात सुनने के बाद कहती है वो एल्डर पो वो खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग था, देखकर लगता तो नहीं है कि वो इतनी आसानी से डरेगा, लेकिन जब उसने वहाँ पर तुम्हारे ओरा को देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। आज तुम्हारी बॉडी से इतना ज्यादा ओरा निकल कैसे रहा था। साथ ही हमारी मोली सोच रही होती है थोड़ी देर के लिए इसकी बॉडी के अंदर से किलिंग ओरा निकला था और वो बहुत ज्यादा डेंस था, इतना ज्यादा डेंस के मेरे किलिंग ओरा के बराबर था। जाओची उसे यहाँ पर किलिंग ओरा के बारे में कुछ भी नहीं बताता, तो वो लोग चलते हुए न्यू मून मिस्टिक पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। जाओची कहता है ग्रैंडपा ने मुझे कहा था कि मुझे सीकोंग को ढूंढना है, लगता है कि वो ग्रेट एल्डर मुझे यहीं पर मिलेगा, चलो अंदर चलते हैं। जैसे वो वहाँ पर अंदर जाने लगता है उसी वक्त उसे साइड से आवाज आती है। साला चिल्लाकर उसे कहता है जीजा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाओची बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो उसी की आवाज है, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो युनबा भागता हुआ वहाँ पर आता है और कहता है जीजा जी ये तो वाकई में तुम हो, तुम यहाँ पर कैसे आए। और वो भागता हुआ आता है अपनी पुरानी आदत, वो आके उसे गले से लगा लेता है और बियर हक देता है, जबकि जाओची उसे कह रहा होता है युनबा जल्दी से मुझे छोड़ दो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बड़ी जवानी में विधवा हो जाए। युनबा उसे छोड़ देता है और कहता है जीजा जी मैं आपको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर से आपको गले से लगा लिया, प्लीज मुझे माफ करना। मैंने सुना था कि आज से 6 महीने पहले आपको आपकी जाओ फैमिली से निकाल दिया गया, मैं आपको ढूंढने की कोशिश भी की थी लेकिन आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। आज यहाँ पर आपको देखकर इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जाओची उसे कहता है युनबा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पिछले 10 साल से जानता हूँ और तुम जानते हो मैं कितना लकी हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो युनबा से कहता है युनबा तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनबा अपनी तारीफ करते हुए कहता है जीजा जी मैं यहाँ पर पिछले 6 महीने से हूँ और मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट बन चुका हूँ। यहाँ पर न्यू मून मिस्टिक पैलेस में क्लास ए है और मैं क्लास ए का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास ए को ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होनी चाहिए, इसी वजह से मुझे क्लास ए में रखा गया है। जाओची उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कनेक्शंस को यूज करते हुए एडमिशन ले पाए हो, वरना तुम्हें एडमिशन नहीं मिलना था। मैं उसे कहता हाँ जीजा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपको तो पता चल गया, यहाँ पर कनेक्शंस को यूज करते ही आया हूँ, लेकिन जीजा जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जाओची उसे कहता है चलो मैं भी तुम्हें ये बात बता देता हूँ, मैं भी यहाँ पर कनेक्शंस को यूज करते हुए एक स्टूडेंट बनने के लिए आया हूँ, मैं इनके सेक्टर को ज्वाइन करने वाला हूँ। लोली जाओची से कहती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये लड़का कौन है, इसकी एज कितनी है। जाओची उसे कहता है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और ये मेरा साला भी है, इसकी उम्र 15 साल है। जाओची उसे कहता है लेकिन तुम इसकी एज के बारे में क्यों जानना चाहती हो। मोली जाओची से कहती है ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी बॉडी के अंदर जो मेरिडियंस हैं उनको रॉयल लॉर्ड डिवाइन मेरिडियंस कहा जाता है। जाओची मोली से कहता है जरा इस बड़े से भैंसे की तरफ देखो तो सही, तुम्हें किस एंगल से लगता है कि इसके पास रॉयल ब्लड लाइन वाली मेरिडियंस हैं। जबकि युनबा उसे कह रहा होता है क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर स्टूडेंट हूँ तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। मोली जाओची से कहती है इसकी मेरिडियंस बहुत ज्यादा स्पेशल है, एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में इसकी मेरिडियंस बहुत ज्यादा वाइडर है, कि इसकी जो मेरिडियंस का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में डिफरेंट है। इस बंदे को अपने आप को लेवल अप करने के लिए एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। मोली जाओची से कहती है जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पर इस तरह के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इस तरह के लोग ही पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर राज करने के लायक होते हैं, लेकिन एक बार जो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लें, एक कंट्री में तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है जहाँ पर उनको लेवल अप करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन जहाँ पर ये लड़का सबसे ज्यादा बदकिस्मत है, यहाँ पर इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। मुझे तो लगता है कि ये अपनी बेसिक लेवल से भी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस कंट्री में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। इस लड़के को लेवल अप करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। जाओची भी उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन
सीन में देखेंगे क्या हमारा ज़ाओची न्यू मून मिस्टिक सेक्टर को ज्वाइन कर पाएगा या नहीं। तो यहीं पर हम लोग अपनी रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।